मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सबकी चैनल में स्वागत है। आज हम प्रकरण 6 घर निबंध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके निबंधकार, वैसे तो ये हिंदी में पाठ है, लेकिन यह निबंधकार जो कि गुजराती साहित्य के जाने माने मशहूर साहित्यकार भोलाभाई पटेल है, जिसका यह निबंध हिंदी में अनुवाद किया गया है। आपको जोड़िए उसमें साहित्यकार, साहित्य प्रकार और साथ में पाठ में दिए गए पात्रों के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यह निबंध घर के निबंधकार भोलाभाई के जीवन और कवन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार है। मेहसाणा के निकट सोझा गांव में उनका जन्म हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृत के विषय में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की थी। साथ साथ गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे। और भोलाभाई ने की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि, एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजरात साहित्य सभा की ओर से रजित राम सुवर्ण चंद्रक, साथ साथ हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। प्रस्तुत निबंध घर के बारे में कहा गया है कि लेखक यह कहते हैं कि शहर में स्थायी घर होने से के घर को बेच देने का विचार करते हैं। गांव में वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करने रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। यह बात लेखक ने इस निबंध के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से हमको समझाई है। कहा जाता है ना कि घर घर होता है, यह वह कैसा भी हो और किसी भी हालत में क्यों न हो, उससे रहने वालों का उससे भावात्मक लगाव होता है। यदि उसे अपने भावों से रच रच कर बनाया गया हो तो फिर कहना ही क्या है। उसमें रहने वालों का मोह उससे कभी जाता नहीं। प्रस्तुत निबंध में लेखक यही बात हमको ये निबंध के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए, आपके पास पाठ्य पुस्तक होगा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मैं आपको साथ साथ समझाता भी हूँ। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। पुश्तैनी मतलब कि पीढ़ियों से चलाया हुआ, बरसों पुराना घर। जिस मोहल्ले में हमारा घर है, वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों से गांव में इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। एक नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते हैं। इसलिए घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं रहता था। स्थायी मतलब कि कायमी, बेढंग का यानी कि अटपटा, आगंतुक यानी कि अचानक आने वाला अजनबी, आकर्षक यानी कि खिंचाव, लगाव।
तो देखिए, लेखक उनके पुराने घर के बारे में बताते हैं कि घर के सभी सदस्य शहर में रहते हैं। कोई प्रसंग हो, जैसे कि शादी हो, मृत्यु हो, तो घर के सभी सदस्य साल में 1 या 2 बार गांव के पुश्तैनी यानी कि पुराने घर में जाते थे। अब पुराने घर के आसपास रहने वाले लोग भी अजनबी थे, नए थे, इसलिए इनको भी कोई जानता नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर जर्जरित हो गया था। जर्जरित मतलब कि जो जीर्ण हो जाता है। चौमासे के अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था और जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते, इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। देखिए, घर बेचने का निश्चय कर लिया सभी घर के सदस्यों ने। क्यों कि अधिकांश लोग तो शहर में ही रहते थे और इसी कारण घर बेचने का सुझाव रखा। और गांव में भी नए लोग आ गए थे जिनके साथ लेखक का कोई संबंध नहीं था, और अपनी बूढ़ी माँ ने अनुमति भी दे दी कि चलो कोई बात नहीं, घर को बेच दो। परंतु उसी क्षण में से मन में टीस सी उठी। टीस यानी कि कसक, रह रह कर जो शरीर में पीड़ा होती है ना, उसे हम टीस कहते हैं। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए, गहरा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने 37 तक गारे के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा सा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। देखिए, लेखक यहाँ पुराने घर की बात कर रहे हैं कि मकान बेचना क्यों था, क्योंकि कोई रहते नहीं थे और उसके माताजी और पिताजी ने ये घर कैसे बनाया था, तो क्या अपने हाथों से बनाया था। पिताजी ने अपने हाथों से गांव के तालाब से मिट्टी लेकर, और माँ ने भी खूब मेहनत करके इस घर को, मतलब कि घर के सभी सदस्यों ने यह घर अपने हाथों से बनाया था। इसीलिए यह घर बेचने की बात आई तो एक लेखक ही नहीं, माँ ने तो हाँ कह दी, लेकिन घर के सभी सदस्यों को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। और लेखक कहते हैं, इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी ही कमरे में हमारे संतानों का भी जन्म हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन
उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यहाँ बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएँ हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। देखिए, लेखक यहाँ अपने पुराने घर की पुरानी यादें याद कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि घर आखिर घर है। देखिए, तसले એટલે કે बड़े मतलब कि बड़े कटोरे जैसे आकार का बर्तन, अलाव यानी कि तापने के लिए बनाई हुई आग। देखिए, लेखक ने यह घर बेचने का प्लान तो बना लिया, लेकिन उनका मन पुराने घर की ओर जाता है और बार बार उसे वो पुराना घर याद आ रहा है। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपे गए लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। हमारे घर के और दोनों और दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने के लिए देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता था। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उसकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षा तक जहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज़ सामयिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारूद सोता दिखाई देता है। सामने वाले मकान के मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। इसी तरह सब बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे? पुराना है तो भी है, और पुश्तैनी घर तो पुश्तैनी घर। वह घर है, चारों दीवारों और छप्पर वाला, कोई मकान नहीं। मकान पैसा से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। दूसरी ओर दूसरा मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। भावुकता यानी कि भावुकता होने का भाव। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है? अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी अंत में निकाल देने का निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सब परिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देने का तो है। एक बार उस घर में सब साथ रहने लगे। देखिए, घर को बेचने से पहले लेखक और उनके सभी भाई एक बार सब परिवार अपने उस गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। फिर लंबे अरसे बाद वह घर खुलता है और परिवारजनों से सुना घर गुलजार हो जाता है। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गुजरने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी के मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर
सबके बीच प्रसन्न रहने लगी। देखिए, पिताजी के मृत्यु बाद माँ किसी के साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार नहीं रखती थी, परंतु पुराने के घर में आने के बाद माँ को भी प्रसन्नता लगने हो लगी थी, उदास नहीं रहती थी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। देखिए, प्रत्येक दीवार उनको किसी व्यवहार या कहते हैं ना कि वर्ताव की शिकायत करने लगी थी। दालान में जहाँ से हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार कोकरा लिखा, कोकरा यानी कि कलम खड़ी हो, कका बारक रे, और जहाँ बैठकर छुट्टियाँ में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भीत से टेके लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पूछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने बार आए और अब बस हमेशा के लिए। मैं व्यंग्य हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, यानी कि आवाज़, खूंट थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। देखिए, एक साथ सभी रंभाना, यानी कि गाय और बैल जो आवाज़ निकालते हैं उसे रंभाना कहते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ गाय और बैल ये नहीं, लेकिन लेखक पुराने घर में जाते हैं, आंगन में बैठते हैं, तो उसे अपनी पुरानी बात तादृश अपने सामने याद आने लगती है, उन्हें सब कुछ याद आने लगता है उनके साथ साथ। देखिए, परंतु उस ओर देखने के मानो के एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की वह खपरेल कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुनता है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यहाँ दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया। घर के अंदर के कमरों में गया, बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों की और पीटारों से भरा रहता था। यह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही भिगोने का बड़ा भटका और खूंटी पर बड़ी रही लटकी रही है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरे संतानें भी। अब बीच के खंड में जहाँ हम खाने जाते हैं, वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को इस कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता है। मैं पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है माँ? और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू हिचकिचियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, उतना माँ इसी समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकिचियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था। कहाँ होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही हैं, परंतु माँ के प्रति उसका यह गहरा राग। घर निकाल देने के बाद को लेकर मेरे मन में अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी।
घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। इतने में छोटे भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के पास आसपास आकर बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनवाएंगे। इसी घर के पैसों में तुम कहोगी वैसा ही। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंट चढ़ाई है। सहतीर यानी कि टोंच, घर की टोंच तक तुम्हारे पिता ने कितने उमंगों से बांधा है। इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनाओ, परंतु यह घर। तो छोटे भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। बरसात के बाद खुले आकाश में जैसे माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। देखिए, यह था घर। और देखिए मित्रों, यह पूरा पाठ हमने पढ़ा। इस पाठ का सार कैसा था कि देखिए, लेखक का गांव में पुराना पुश्तैनी घर था। गांव के घर के सभी सदस्य पढ़ लिख कर शहर में चले गए थे और उसके बाद माँ की सहमति लेकर पुराना घर बेचने का निश्चय हुआ और उसके साथ घर में वहाँ को भी हुई। माँ को भी अंदर से मन नहीं था कि यह पुराना घर बेचा जाए, लेकिन साल में शादी या मृत्यु या कोई छोटा सा घर में प्रसंग हो तो ही गांव में जाते थे। इसलिए वह को की स्थिति में भी घर को बेचने का निर्णय लिया। लेखक को यह निर्णय लेने के बाद घर की पुरानी यादें ताज़ा होती है। बेचने से पहले घर के सभी सदस्य अपने पुराने घर एक बार एक साथ जाने का निश्चय करते हैं और सभी सदस्य जाते हैं। लेखक घर के आंगन, दालान, सभी घर का जगह उसके आसपास घूमते हैं और उसके साथ ही उन्हें घर की पुरानी यादें ताज़ा होती है और लेखक व्यग्रता का अनुभव करते हैं। लेकिन साथ में लेखक यह भी देखते हैं कि पिताजी के मृत्यु के बाद ज़्यादातर माँ उदास रहती थी। यह पुराने घर में आने के बाद माँ प्रसन्न रहती थी और लेखक माँ के पास जाते हैं तो माँ रोने लगती है। और उसी वक्त खरीदार जिसके साथ बातचीत हो रही थी वो आता है। लेखक छोटे भाई के साथ थोड़ी बातचीत करते हैं और ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जब तक माँ जिंदा है तब तक इस घर को बेचा न जाए, ऐसा निर्णय होता है। यह भावुक निबंध था हमारे लेखक भोला भाई पटेल का निबंध था घर। इसमें थोड़े शब्द, कठिन शब्द भी आए, जैसे कि स्थायी यानी कि कायमी, पुश्तैनी यानी कि पीढ़ियों से चलाया हुआ, बेढंगा यानी कि अटपटा, आगंतुक यानी कि अचानक आने वाला, टिस यानी कि कसक, रह रह कर होने वाली पीड़ा, सहतिर यानी कि पाटन के नीचे देने वाली कड़ी, तसली यानी कि बड़े कटोरे जैसे आकार का बर्तन, अलाव यानी कि तापने के लिए जलाई हुई आग, भावुकता यानी कि भावुक होने का भाव, रंभाना यानी कि गाय बैल का बोलना। तो यहाँ हमने पूरा पाठ देखा। तो देखिए, पाठ के नीचे थोड़े विकल्प दिए गए हैं कि लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया है। तो स्वाभाविक है उसका उत्तर है पुश्तैनी। बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा है, यानी कि
जर्जरित। लेखक के पिता घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाए थे? तो आप सबको मालूम होगा कि आंबा तालाब के बाद। लेखक की माँ क्यों रोने लगी? तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं कि पुराना घर बेचने के कारण। आगे यहाँ छोटे छोटे 5 प्रश्न दिए गए हैं। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? क्योंकि गांव घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? तो लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर पुश्तैनी घर बेचने का विचार पक्का किया। तीसरा प्रश्न है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो क्या उत्तर है, लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। लेखक के सब भाइयों ने एक बार सब परिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? बड़ी सीधी बात है कि गांव में पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था। इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रहने का निश्चय किया। अंतिम प्रश्न एक एक वाक्य का। लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वालों को क्या कहा? तो उत्तर है, लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, ये अगर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। तो मित्रों, यह थे छोटे छोटे प्रश्न। आपको पक्की नोट में सभी प्रश्न लिखने हैं, साथ में ही 2-3 वाक्यों के 4 प्रश्न हैं, वो भी सब लिखने हैं। और साथ में 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए ये 2 प्रश्न। कुल मिला के 5, 4, 9 और 2, 11 प्रश्न आपको पक्की नोट में लिखने हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, यह आपको लिखना नहीं है। देखिए, नोट लिखकर स्कूल में आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब स्कूल शुरू होगी तब हम देख लेंगे। साथ ही ये निम्नलिखित विधानों की पूर्ति कीजिए, यह आपको लिखना है। 3 ही है। घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। क्यों? कारण तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं कि घर बन रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से क्या कहा कि यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। माँ ने रोते हुए क्या कहा? तो माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। इस तरह हमारा यह छठा पाठ घर पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सबको यह पाठ समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनल में मुझे अवश्य पूछना, और नया काव्य लेके फिर हम सब मिलेंगे। तब तक बाय बाय, आवजो।